टाइम था 7 अप्रैल 2026 का और जगह थी मध्य प्रदेश के धार का गोंदी खेड़ा। जब रात के करीबन 1-1:30 बजे का टाइम हुआ था और इसी टाइम लक्ष्मीबाई नाम की एक महिला की रात को नींद खुल जाती है। इसके साथ साथ उसने अपनी बेटी ज्योति को भी जगा दिया। वो उससे पूछने लगती है कि इतनी देर रात को आखिरकार कौन रो रहा है। और जैसे ही ज्योति की नींद खुली तो उसने अपनी माँ को ये बात बोलनी शुरू कर दी कि जैसे कि अब वो रो रहा है तो उसकी आवाज को सुनकर तो ये बात लग रही है कि ये कोई और नहीं जबकि इसकी भाभी प्रियंका है। तो अब लक्ष्मीबाई ज्योति से ही कहने लगती है कि पता नहीं आखिरकार इन दोनों के बीच ये जो लगातार पिछले काफी दिनों से लड़ाई चलती आ रही है ये आखिरकार कब जाकर शांत होगी, क्योंकि इनके बेटे देव किशन और उसकी पत्नी प्रियंका के बीच अच्छे से नहीं बना करते थे, जिसके चलते इनकी जो ये बीच बीच में लड़ाई होती रहा करती थी। इन सारी की सारी चीजों के बारे में अब लक्ष्मीबाई काफी अच्छे से जानती थी। तो अब इसी बारे में जानने के लिए कि आखिरकार इतनी रात को अब इनके ऊपर क्या आफत आन पड़ी, वो सीधा का सीधा उनके रूम में जा पहुंचते हैं। इनका कमरा इससे थोड़ा दूर था तो कुछ ही देर बाद वो वहां पर जा पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो वहां का सारा मंजर देखकर इन दोनों की दोनों माँ बेटियों की भी चीख निकल जाती है, क्योंकि इस टाइम उनकी भाभी प्रियंका वहां पर नीचे बैठी हुई थी। उसे पूरे तरीके से उसके दोनों ही हाथों को पीछे करके बांध दिया गया था और जो उनका भाई था देव किशन वो इस टाइम बेड पर पड़ा हुआ था। उसके आसपास काफी सारा खून फैला हुआ था। उसके सिर पर एक तेज धारदार हथियार से इस टाइम वार किया गया था। तो जैसे तैसे कर वो मशक्कत करके जाकर अपने भाई को संभालने की कोशिश करती है और वो तीनों ही महिलाएं इस टाइम काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रही थी। तो इनके आसपास में जितने भी इनके पड़ोसी थे अब उनकी नींद खुल गई और वो लोग जानने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। पहले एक महिला रो रही थी, अब तो काफी सारी महिलाएं मिलकर यहाँ पर रो रही हैं। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो उस मंजर को देखकर अब समझ जाते हैं कि इनके रोने का कारण क्या था। तो अब पड़ोसी यही बात पूछने लगते हैं कि आखिरी टाइम में यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। तो अब लक्ष्मीबाई और ज्योति भी अपनी भाभी की तरफ ही देखने लगती है कि अच्छे से तो यही बता सकती है। और उसके बाद प्रियंका ने अपनी पूरी की पूरी कहानी सामने जितने भी पड़ोसी थे, इसकी सास यहाँ पर थी, ननंद यहाँ पर थी, उन्हें बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात बताई कि ये दोनों के दोनों पति पत्नी इस टाइम रात को काफी अच्छे से आराम से सो रहे थे कि इसी टाइम इनके ऊपर आकर किसी ने हमला कर दिया। दो लोग यहाँ पर इस कमरे से घुसे थे। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो उनके आने की आवाज इस टाइम प्रियंका को सुनाई दे जाती है, जिसके चलते वो खड़ी होकर अब पूछने लगती है कि इतनी रात को आखिरकार उनके घर पर उसके सीधा का सीधा कमरे में ये लोग कौन आ घुसे। उसे अंदाजा तो पहले ही हो चुका था, लेकिन उन लोगों के हाथों में इस टाइम डंडे थे, एक काफी तेज धारदार हथियार था और उन लोगों ने आते ही सीधा का सीधा प्रियंका को शांति से ये बात कह दी कि वो चुप हो जाए, नहीं तो साइड में इसका पति सो रहा है, वो लोग इसे जान से मार डालेंगे। प्रियंका इस टाइम काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, जिसके चलते वो इस टाइम नींदों में तो थी ही, तो उसने ज्यादा शोर नहीं मचाया। और जैसा कि वो लोग इस टाइम बोल रहे थे, जो कि आखिरी टाइम में लुटेरे यहाँ पर आए थे, वो बिल्कुल वैसा ही करती जा रही थी। उन्होंने शांति से प्रियंका से पूछना शुरू किया कि यहाँ पर तुम्हारे घर के अंदर गहने कहाँ पर रखे हुए हैं, पैसे कहाँ पर है और जो जो महंगी चीजें हैं वो इस टाइम उन्हें कहाँ से मिलेंगी। तो प्रियंका को अब समझ में आ चुका था कि अगर वो जोर से चिल्लाती है तो ये जो दूसरा बंदा है ये इस टाइम इसके पति के पास ही खड़ा है, ये इसे मारने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। और जब तक देवकिशन की नींद खुलेगी वो पहले ही नींदों में होगा, अपने आप को संभालेगा, उससे पहले ही ये लोग इसके ऊपर हमला कर देंगे। तो उसने इस बात के लिए हाँ भर लिया कि हाँ वो सारे के सारे पैसे कैश इन्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको और इसके पति को कुछ भी ना किया जाए। और ये सारी की सारी बातें बताने के लिए जब वो दूसरी तरफ जाती है कि इस अलमारी से तुम ये सारी ही चीजें निकाल सकते हो, उसी टाइम इसके पति की नींद खुल जाती है। देव किशन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है, जिसके चलते वो अब उनके साथ बातें करने लग जाता है, उनके ऊपर गुस्सा दिखाने लग जाता है कि वो लोग इस टाइम उसके रूम में कर क्या रहे हैं। और इसी टाइम उन लोगों ने पूरे तरीके से देव किशन को अपने कब्जे में ले लिया। ये सारी ही बातें उन्होंने देव किशन से भी कही थी, लेकिन वो सारे के सारे मामले को अच्छे से समझ पाता उससे पहले ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और वो अच्छे से चिल्ला पाता, उसकी आवाज यहाँ से बाहर जाती उससे पहले ही इन लोगों ने उसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया और वो वहीं पर बेड पर गिर जाता है। एक बंदे ने इस टाइम इसे पूरे तरीके से कंट्रोल कर रखा था। जैसे तैसे कर जल्दबाजी में वो लोग सारा का सारा पैसा वगैरह निकाल लेने के बाद यहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने पूरी तरीके से इस टाइम इसे बांध दिया था, जिसके चलते वो कुछ भी कर नहीं पाई। अगर वो बोलती तो इस टाइम उसके मुंह पर भी हाथ रखा गया था। और जैसे ही वो लोग यहाँ से भाग कर जाते
हैं उसके बाद इसने रोना और चीखना चिल्लाना शुरू किया। इनके आस पड़ोस के काफी सारे लोग वहां पर आ चुके थे। इस टाइम काफी सारी वीडियो भी बनाई जाती हैं और उन्हीं में से एक वीडियो ये है। यहाँ पे कौन कौन सो रहा था? उसकी मिसेस हाँ और वो हाँ और यहाँ पे उसकी मम्मी और उसकी बहन सो रही थी। हाँ। ये पीछे का ये चीज़ें वाला खुला था, ये पीछे वाला गेट खुला था, ये अलमारी वगैरह सब बिखर रखे थे। हो सकता है कि इधर से भी कूद के आ गए हों। तो इसको उसकी मिसेस को बांध दी थी उन्होंने। मंदिर और इसकी दोनों की छत एक है तो ये ऊपर से चढ़ के भी आ सकते हैं। यहाँ पे कौन सोता है? हाँ, यहाँ पे उसकी मम्मी और ये सोते हैं। घर में ये वो एक ही लड़का है, बाकी तीनों लेडीज है। क्या लेके गए? कुछ लेके गए? यहाँ से वो लड़की बताई रकम वगैरह सब निकाल दी उन्होंने। रकम में निकालेगा ना, सब निकाल दिया उन्होंने सब। उसको खतरनाक तरीके से चोट पहुँचाई है सर लड़के को। यहाँ ये कौन है? ये उसकी मिसेस है। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को दो दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा आते थे हथियार उनके पास। मारा काय से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड चाकू से पे। मारा हुआ है। ये इतना पूरा काट दिया। बाद में पुलिस के पास भी कॉल कर दिया गया था। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्होंने अपनी तहकीकात यहाँ पर करनी शुरू कर दी और इसके साथ साथ दूसरी तरफ वो लोग देवकिशन के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब उसके हालात कैसे हैं, क्योंकि जैसे ही इसे चोट लगी थी ये यहाँ पर रो और चिल्ला रही थी। इसके पड़ोस वाले यहाँ पर पहुंचते हैं तो पड़ोसियों का ये कहना था कि अभी भी इसकी नब्ज चल रही है और हो सकता है इसकी जान बच जाए, जिसके चलते उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ ही देर बाद देवकिशन ने अपनी जान गंवा दी। पहली नजर में तो देखने पर यही बात लग रही थी कि आखिरी टाइम में जो यहाँ पर लुटेरे आए थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के चक्कर में उसकी जान ले ली। लेकिन बाद में जब देवकिशन का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तब जाकर ये बात पता चलती है कि इसके ऊपर कोई नॉर्मल हमला नहीं किया गया, जबकि इसको तो इस तरीके से मारा गया है कि ये बचना नहीं चाहिए। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें पुलिस ऑफिसर्स को उस रूम से ऐसे मिलने लगती हैं जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स को शक होने लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और जो यहाँ पर चीजें दिखाने की कोशिश की गई हैं ऐसा तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनमें से एक लेडी ऑफिसर का ये कहना था कि जैसा कि यहाँ पर आसपास में सामान बिखरा हुआ है, कुछ एक और भी चीजें मौजूद हैं, उससे इसी बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आखिरी टाइम में यहाँ पर ये दोनों के दोनों पति पत्नी इंटीमेट भी हुए होंगे। और इस बारे में पहले तो पुलिस ऑफिसर्स ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हम लोगों को इस टाइम केस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब इस केस की सारी डिटेल निकाली जा रही थी तब जाकर बाद में प्रियंका से भी इस बारे में पूछा जाता है कि लास्ट नाइट के बारे में, जब आप लोगों के ऊपर हमला हुआ था उस टाइम के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। और इसी टाइम डिटेल निकालते निकालते पुलिस ने जब प्रियंका से ये बात पूछनी शुरू कर दी कि क्या आप और आपके पति उस रात इंटीमेट भी हुए थे, उसी टाइम प्रियंका पहले तो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, लगातार रोती जा रही थी। इस टाइम उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो चुका था और पुलिस को इस बात का शक हो चुका था कि जरूर इस महिला में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो अब इसकी पुरानी हिस्ट्री निकाली जाती है, इसके घर वालों से, इसकी सास से, इसकी ननंद से ये बात पूछी जाती है कि प्रियंका पहले इनके घर पर किस तरीके से रहा करती थी, क्या ये अपने परिवार के साथ घुल मिलकर रहा करती थी या फिर मामला कुछ और था। और इसी टाइम एक और काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी सामने आती है। ये बात पता चलती है कि देवकिशन और प्रियंका की शादी 2015 में ही करवा दी गई थी। उस टाइम ये काफी ज्यादा छोटे
थे, जिसके चलते दोनों ही परिवारों ने मिलकर ये बात ठान ली कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम लोग इसे इसके ससुराल भेज देंगे, तब तक हम लोग इसे यहाँ पर इसके मायके में ही रखने वाले हैं। 2020 तक वो काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके थे और 2020 में इसकी अच्छे से दोबारा से जितनी भी रस्म उन्हें आपस में निभानी थी वो सारी की सारी निभा लेने के बाद वो प्रियंका को अपने घर से विदा करने लगते हैं। लेकिन इस टाइम प्रियंका ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन घर परिवार वालों का ये कहना था कि बेटा तुम्हारी शादी तो पहले ही हो चुकी है, अब तो छोटी मोटी अब रस्में ही बची हुई हैं। और जैसे तैसे कर जोर जबरदस्ती करके प्रियंका को उसके मायके भेज दिया जाता है। लेकिन मायके पहुंच लेने के बाद भी प्रियंका देवकिशन से दूरी बनाकर रखती है, वो उसके नजदीक नहीं जाती। दूसरी तरफ किशन उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो लगातार उससे दूर क्यों जा रही है। और इसी टाइम प्रियंका ने साफ साफ ये बात देवकिशन को बोल दी कि वो काफी ज्यादा काला है, ये इसे पसंद नहीं करती। पता नहीं हमारे परिवार वालों ने उस टाइम हमारी शादी हम लोगों से बिना पूछे क्यों कर दी। हम लोगों को उस टाइम इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन हालात अगर आज के देखे जाएं तो वो काफी ज्यादा काला है, ये इसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। जैसा कि इस टाइम इसका लाइफस्टाइल है, जैसा कि ये कपड़े पहनता है, इसके स्टाइल को देखकर ये बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करती और ये यही चाहती है कि ये वापस अपने घर पर चली जाए। ये सारी की सारी बातें कृष्ण देव अपने परिवार वालों को भी बताता है, लेकिन परिवार वालों का यही कहना था कि टाइम बीतने के साथ साथ ये इस घर में घुल मिल जाएगी। यही बात लगातार वो उससे बोलते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका तो इस बात का सिर्फ बहाना ही ढूंढती रहा करती थी कि वो अपने परिवार वालों से लड़ाई कर ले। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब पूजा को उसका मोबाइल मिल जाता है, क्योंकि लगातार प्रियंका का मोबाइल इस टाइम रिंग कर रहा था, तो वो उसके पास जाकर उसका मोबाइल चेक करने लगती है। और इसी टाइम ज्योति को ये बात पता चलती है कि वो एक गुलशन कमलेश नाम के लड़के से काफी सारी बातें करती है। वो उसकी पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री पढ़ पाती उससे पहले ही प्रियंका वहां पर पहुंच गई और उसने गुस्से गुस्से में अपना मोबाइल उससे छीन लिया। और उसके बाद ये बात और ज्यादा बढ़ पाती उससे पहले ही उसने अपना सारा का सारा सामान पैक कर वो अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। इसके घर वाले उसे मनाने के लिए जाते हैं, इसके साथ साथ वो जाकर पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो इस टाइम किससे बातें कर रही थी। तो प्रियंका का ये कहना था कि अगर उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है तो उन्हें इससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। पता नहीं किस किस तरीके के वो उसके ऊपर इस टाइम इल्जाम लगा रहे हैं। और इस टाइम प्रियंका गुलशन नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी, वो उसी के साथ बातें किया करती थी और यही कारण था कि इस टाइम उसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल में थी, लेकिन वहां रहते हुए भी ना तो वो अपने पति को अच्छे से सुखी रख पा रही थी और ना ही अपने ससुराल वालों का अच्छे से कहा माना करते थे। वो तो पूरे तरीके से गुलशन के प्यार में पड़ी हुई थी। और जैसे ही उसकी ननंद को इस बारे में पता चलता है कि ये किसी न किसी के साथ बात करती है, तो उसे इस टाइम बहाना मिल चुका था कि ये लोग तो उसके ऊपर शक करते हैं, पता नहीं किस किस तरीके के इसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो इसे ऐसे ससुराल में रहना ही नहीं है। और इस बात का बहाना लेकर वो सीधा का सीधा अपने मायके आ पहुंचती है। अगले लगभग 2 से 3 साल उसके अपने मायके में ही बीतते हैं। लेकिन इसी टाइम देवकिशन अपनी फैमिली को लेकर, अपनी ग्राम पंचायत को लेकर उनके घर पर जा पहुंचता है और सुलह करवाने के लिए बोलता है कि इस टाइम उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी अपने मायके में रहती है, जिसके चलते इनके गाँव में भी तरह तरह की बातें होती हैं, इनके गांव में भी होती होगी, तो इसे वापस अपने ससुराल आ जाना चाहिए। प्रियंका के माता पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। और जब लगातार दोनों ही पंचायतों का उसके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था, तब जाकर प्रियंका ये बात कहती है कि चलो ठीक है, वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी 3 शर्त हैं। सबसे पहली शर्त कि उसका कोई भी मोबाइल चेक नहीं करेगा, दूसरी शर्त ये है कि कोई भी उसे काम के लिए नहीं बोलेगा, और तीसरी उसका घर पर तो मन लगने वाला नहीं, तो जिस भी तरीके की वो दुकान करना चाहती है, ब्यूटी पार्लर वगैरह की अगर वो कोई दुकान करती है, तो इसके ससुराल वालों को वो करवा कर देनी होगी। देवकिशन इसकी इन तीनों ही शर्तों को मंजूर कर लेता है और उसके बाद 2024-25 में वो वापस उसे अपने घर पर ले आता है। लेकिन इसी टाइम देवकिशन को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी खिड़की से बाहर किसी के साथ बातें कर रही है। उसने घर से जब बाहर निकल कर देखा तो उसे ये बात पता चलती है कि ये कोई और नहीं, जबकि ये तो वही गुलशन है जिसे ये पहले अपना दोस्त बताया करते थे। और इसका ये कहना था कि इसके घर वाले तो उसके साथ इसका नाम जोड़कर सिर्फ और सिर्फ इसकी बेइज्जती करना चाहते हैं, इसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वही लड़का अब इनके गांव तक भी आ पहुंचा है, यहाँ पर आकर इससे बातें करता है। तो अब देवकिशन हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसे ये बात भी पता चलती है कि ये
इसके साथ लगभग 2017 से ही रिलेशनशिप में है। इस लड़के का एक ढाबा है, लेकिन दूसरी जो सबसे अजीब बात इस केस में घट रही थी वो ये थी कि गुलशन कुमार की पहले से ही शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे। अब ये किसी और लड़की के ऊपर इस टाइम डोरे डाल रहा था और प्रियंका को भी ये सारी ही बातें पता चलते हुए वो अपने पति के साथ अच्छे से नहीं रह रही थी, जबकि उस शादीशुदा लड़के के साथ वो अपना फ्यूचर सोच रही थी। देवकिशन इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा रहा करता था और इसी टाइम प्रियंका ने गुलशन से ये बात कही कि इसका पति यूं ही बार बार में बीच में आता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके घर वालों को, ससुराल वालों को इनके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद इन दोनों की ही बेइज्जती होने वाली है, जिसके चलते हमें इसे बीच रास्ते से हटाना होगा। तो गुलशन इसके लिए भी तैयार और उसने प्रियंका से ही 1 लाख रुपए लिए। प्रियंका ने वो सारे के सारे पैसे देवकिशन से पहले से ही ले रखे थे कि उसे इस तरीके का काम करना है, ये करना है, वो करना है, और वो उन पैसों को गुलशन को थमा देती है। गुलशन इन सारे ही पैसों को ले जाकर सुरेंद्र भाटी नाम के एक व्यक्ति को देता है जो कि इसी तरीके के काम किया करता था। सुरेंद्र का ये कहना था कि जैसा कि तुम्हारा वो बंदा है वो उसे बीच रास्ते से हटाने के लिए तैयार है और उसने ये बात कही कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, 4 अप्रैल को वो उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन 4 तारीख जा चुकी थी, 5 तारीख जा चुकी थी और गुलशन दोबारा से सुरेंद्र के पास जा पहुंचता है कि हाँ भाई, कुछ इस तरीके से मुझसे पैसे लिए थे, ना तो तूने काम किया ना ही मेरे पैसे वापस दिए, तो आखिरकार तू चाहता क्या है। और उसके बाद सुरेंद्र ने ये बात कही कि हम लोगों को एक कत्ल करना है, कत्ल यूं ही नहीं हो जाता, उसके लिए हमें टाइम बैठाना पड़ता है, पूरी की पूरी लोकेशन वगैरह सेट करनी पड़ती है और इसमें हमें एक अंदर के व्यक्ति की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी तरफ प्रियंका तो इस बात के लिए पहले से ही तैयार थी और उसने सारी की सारी बातें अब बतानी शुरू कर दी कि इस टाइम देवकिशन वापस घर पर आ चुका है, ये रात को है, इनके घर पर कौन कौन है, किस कमरे में कौन सोने वाला है और तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो क्योंकि रात को ये लोग घर के अंदर की कुंडी लगाकर सोते हैं, तो ये उस कुंडी को उस दिन खोल देगी, वो आकर सीधा का सीधा इसका काम तमाम कर दें। और वो लोग 7 तारीख की रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास इनके घर पर जा भी पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्होंने देवकिशन को तो उठने का मौका ही नहीं दिया। एक काफी ज्यादा भारी रोड जो वो लोग अपने साथ लेकर आए थे उससे देवकिशन के ऊपर हमला कर दिया। वो कुछ भी संभल पाता उससे पहले ही नींद में अपनी वो जान गंवा देता है। अभी पूरी तरीके से उसने अपनी जान नहीं गंवाई थी, लेकिन रिपोर्ट्स का ये कहना है कि उस टाइम गुलशन कुमार नॉर्मली वहां से वापस नहीं आ गया था, जबकि उस टाइम वो प्रियंका के साथ वहां पर इंटीमेट भी हुआ था। और यही कारण था कि जब पुलिस ऑफिसर्स को वहां से कुछ एक सबूत मिलते हैं, उन्होंने जाकर प्रियंका से इस बारे में पूछा तो प्रियंका पूरे तरीके से इस टाइम अंदर तक दहल जाती है कि ये सारी की सारी बातें अब पुलिस ऑफिसर्स को कहां से पता चल गई। और हो सकता है इतना पता चल चुका है तो पुलिस ऑफिसर्स इस बारे में भी पता लगा लें कि ये उस रात अपने पति के साथ नहीं जबकि अपने प्रेमी के साथ इंटीमेट हुई थी। ये पूरा ही मामला जैसे ही सामने आता है तो पुलिस उसे तुरंत अपनी हिरासत में ले लेती है और अभी भी इन लोगों के ऊपर केस चल ही रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। प्रियंका ने शुरुआती टाइम से ही ये बात बोलनी शुरू कर दी थी कि वो अपने पति के साथ नहीं रह सकती, वो इसे पसंद नहीं करती है, इसका लाइफस्टाइल इसके साथ नहीं मिल रहा है। और उसके बाद वो उसे छोड़कर भी चली गई थी। वो उसकी जिंदगी में जब वापस आई तो उसने काफी सारी उसके सामने शर्तें रख दी थी, तो कम से कम देवकिशन को ये बात तो पूछनी ही चाहिए थी कि वो उसका मोबाइल तक उसे चेक करने से मना कर रही है। आखिरकार ऐसा उसके मोबाइल में क्या है, और अगर उन दोनों की आपस में नहीं निभ रही थी तो उन्हें अलग ही हो जाना चाहिए था। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता जबकि सचेत करना चाहता हूं, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट उसद को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।